Hello everyone. Today we will do NCERT book class 9th poem Rain on the Roof, written by Courts Kinney. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. एक्चुअली इसमें क्या है कि बारिश हो रही है। बारिश के दौरान कवि के मन में जो फीलिंग्स उठ रही हैं उनका जिक्र उन्होंने इस कविता में किया है, और उस वक्त कवि जो महसूस कर रहा है वो भी इस कविता के ज़रिए उन्होंने बताया है। When the sky is covered with dark clouds, कवि कहते हैं कि जब ये आसमान काले काले बादलों से भर जाता है एंड इट्स स्टार्ट रेनिंग, और बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या छत के ऊपर बारिश की उन हल्की हल्की बूंदों की आवाज़ों को कभी सुना है? पैटर होता है साउंड ऑफ रेन। व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड? फ्लैश्ड होता है रिफ्लेक्ट करना, एकदम से आना। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Melody means rhythm, लय। जब आप प्रकृति की इस रिदम को, प्रकृति की इस धुन को सुनते हो तो तुम्हारे मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? कवि ये पूछता है। Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. इस कविता को पढ़िए और पता लगाइए कि कवि जो है वो बारिश की आवाज़ को सुनते सुनते क्या स्वप्न देखता है। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. When the humid होता है wet, नम, गीला। shadows means मंडराना। शेडोज होता है क्लाउड्स। शेडोज मीन्स क्लाउड्स, यहाँ पे वर्ड्स यूज हुआ है। शेडो वैसे तो होता है परछाई, लेकिन यहाँ पर शेडो का मीनिंग जो है वो क्या होगा? क्लाउड्स। ओके। होवर होता है मंडराना, एक ही जगह पे घूमते रहना। ओके। रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर। When the humid shadows hover, कहते हैं जब आसमान में वो काले काले बादल एक ही जगह मंडराते हैं। Over all the starry spheres, starry मतलब full of stars, तारों से भरा हुआ। Spheres means आसमान या ब्रह्मांड, या आप ये भी कह सकते हैं कि मंडल। ओके। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, इस पूरे गगन मंडल, तारों से भरे हुए इस गगन मंडल में, इस आसमान में जब ये काले काले बादल मंडराते हैं, एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और ये अंधेरा उदासी से भरकर बारिश रूपी आंसू नीचे बहाता है। यानी जो अंधेरा चारों तरफ आसमान में फैला हुआ है, ये अंधेरा बारिश की बूंदों के रूप में रोता है। यानी बारिश की बूंदें वास्तव में क्या हैं? उस अंधेरे के आंसू हैं। मेलैंकली होता है सैड, उदास। व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस मतलब हैप्पी, खुश। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, चैम्बर मीन्स स्मॉल रूम, बेड, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Overhead means above head, सिर के ऊपर। सिर के ऊपर मतलब छत, छत से ऊपर जो हल्की हल्की बारिश है, उस बारिश की आवाज़ को सुनना, और एक छोटे से कमरे में बिस्तर पर तकिए के ऊपर सिर रख कर लेटने में कितना सुख है। कवि को सुख महसूस होता है बारिश के अंदर लेटने में। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, टिंकल होता है झंकार, साउंड, रिंगिंग साउंड। शिंगल्स एक टाइल, रेक्टेंगुलर शेप की टाइल जो अक्सर छत में लगती हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको, इको होता है गूंज। जैसे पहाड़ों में आप खड़े होकर आवाज़ लगाते हो तो वो वापस से आवाज़ सुनाई देती है, दैट इज़ कॉल्ड गूंज, रिपीटेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड। ओके। इन द हार्ट, कहते हैं कि बारिश की बूंदों की उन छत की टाइलों के ऊपर पड़ती हुई वो झंकार से जो गूंज उठती है, वो गूंज आपके दिल में गूंजती है।
यानी बारिश जो छत की टाइलों के ऊपर हो रही है उससे जो साउंड क्रिएट हो रही है वो साउंड आपके दिल के अंदर गूंजती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मीन्स इमेजिनेशंस, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। और बारिश की बूंदों की उन आवाज़ों को सुनकर इंसानों के दिलों में क्या वो स्वप्न रूपी कल्पनाएं जो हैं, हजारों स्वप्न रूपी कल्पनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस होता है मेमोरीज, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ मीन्स ताना बाना, एयर थ्रेड्स मतलब हवा में धागों का। और हमारी हजारों यादें उन बारिश की बूंदों की आवाज़ों को सुनकर हवा में अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। ऐसा कब होता है? कभी कहता है जब मैं लेटा हुआ होता हूँ और उन छत पर पड़ रही बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। थर्ड पैराग्राफ में कवि किसको याद कर रहा है? अपनी माँ को। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। कवि कहता है बारिश की इन बूंदों की आवाज़ को सुनकर अब मुझे मेरी माँ की याद आ गई। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, एगॉन मीन्स पास्ट टाइम, जैसे वो बीते हुए वक्त में हमारे साथ रहा करती थी, वो कैसे हमारे साथ रहती थी वो वक्त याद आ गया। क्योंकि कवि की माँ अब नहीं है उनके साथ, वो हमेशा के लिए भगवान के पास जा चुकी है, तो इसलिए कवि याद कर रहा है कि उस वक्त को जब उसकी माँ उसके साथ रहा करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मीन्स लविंग, प्यारे, ड्रीमर्स यहाँ पे मतलब है चिल्ड्रन, क्योंकि माँ बाप की आंखों का सपना कौन होगा? चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ड्रीमर्स किसके लिए यूज हुआ है? सिबलिंग्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन तो वो भी होते हैं जो गली मोहल्ले के भी हों, लेकिन सिबलिंग मतलब एक ही माता पिता के बच्चे, भाई बहन जो हैं। To regard the darling dreamers as she left them till the dawn। और किस तरह से उसे याद आ गया कि उसकी माँ अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों को निहारा करती थी। एर मीन्स बिफोर, शी लेफ्ट देम टिल द dawn, dawn मीन्स अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह होने से पहले वो हमें छोड़कर जो चली गई थी। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक, फॉन्ड मतलब प्यारी, लविंग। फॉन्ड लुक, लुक मीन्स नज़र, ऑन मी। कभी कहता है ओह मुझे आज भी मेरी माँ की वो प्यार भरी नज़र महसूस होती है। एज आई लिस्ट, लिस्ट मीन्स लिसन, सुनना। टू दिस रेफ्रेन, रेफ्रेन होता है साउंड ऑफ रेन, बारिश की बार बार रिपीटेड साउंड जो है उसके लिए यूज हुआ है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, जैसे ही कवि कहता है मैं बार बार बारिश की पड़ती हुई इन बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ, वैसे वैसे मुझे मेरी माँ की वो प्यार भरी नज़र महसूस होती है। which is played upon the shingles by the patter of the rain। वो बारिश की बूंदें जो बार बार घर की छत की टाइलों के ऊपर पड़ रही हैं, और उनसे बार बार बारिश की बूंदें छत की टाइलों पर पड़ने से बार बार जो आवाज़ पैदा हो रही है, कवि कहता है उस आवाज़ को सुनने से मुझे मेरी माँ की वो प्यार भरी नज़र याद आ जाती है। मुझे वो याद आ जाता है जब मेरी माँ अब बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को, अपने इन सपनों को निहारा करती थी इस दुनिया को छोड़ने से पहले। With it we have complete the poem. Now we will do the literary devices of this poem। कि इस poem में, इस कविता में कौन कौन से literary devices या figure of speeches कौन से यूज़ किए गए हैं, और इसके अलावा इस poem की rhyme scheme क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम राइम स्कीम की बात करते हैं। तो राइम स्कीम में हमने लास्ट वर्ड, हर लाइन का लास्ट वर्ड देखना होता है। होवर, शिफियर्स, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पेटर, ओवरहेड। ओके, तो अगर हम होवर को ए यानी होवर वाली लाइन को अगर हम ए नंबर देते हैं, शफियर्स इसको हम देंगे बी, डार्कनेस क्योंकि ये तीनों वर्ड आपस में मैच नहीं करते तो देंगे हम सी, और शफियर्स एंड टीयर्स मैच कर रहे हैं। ओके, राइमिंग वर्ड्स हैं, तो शफियर्स को अगर हमने बी दिया था तो टीयर्स को भी हम बी नाम ही देंगे। तो अभी तक 4 लाइंस की क्या आपकी राइमिंग स्कीम बनी? ए, बी, सी, बी, और उसके बाद पिलो अलग वर्ड आ गया तो आप उसे लिखेंगे डी। ओके, बेड अलग है ई, पेटर, ओवरहेड। ओके, तो यहाँ पर डी ई, और पेटर अलग है
आप उसको नाम देंगे एफ का, और ओवरहेड, बेड, ओवरहेड मिलती जुलती साउंड है, तो आपने बेड को दिया था ई नाम, तो हम ओवरहेड को भी नाम क्या देंगे, ई। तो राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, फर्स्ट स्टेंजा की ए बी सी बी डी ई एफ ई। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा सेकंड वाला देखते हैं। शिंगल्स, हार्ट, फेंसीज, स्टार्ट, हार्ट, स्टार्ट। तो लास्ट में दोनों की साउंड सेम हो रही है, फेंसीज, रिकलेक्शंस, वूफ, पेटर, रूफ। तो वूफ और रूफ की साउंड सेम है। तो शिंगल्स को अगर हम दोबारा से ए नाम देते हैं, और हार्ट को बी, फेंसीज को सी, और स्टार्ट को हम क्या नाम देंगे, हर्ट और स्टार्ट, क्योंकि एक जैसी साउंड है तो दोबारा से बी। ओके, तो अब आपने देखा हर स्टेंजा की एक जैसी राइमिंग स्कीम आ रही है, ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो सेम जैसी ऊपर वाले पैराग्राफ की थी वैसे ही इसकी। थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे, मदर, अगॉन, ड्रीमर्स। तो ए बी सी, अगॉन, डॉन, तो दोनों की सेम हो गई। तो ए बी सी बी, ऑन मी, डी आ गई, रेफ्रेन और रेन दोनों सेम हो गई, तो आ जाएगा ई एफ ई। तो ये थी हमारी राइमिंग स्कीम। अब हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की, या ये यहाँ पे वर्ड मीनिंग है जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। और अब हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि राइम स्कीम मैंने बता दी है आपको, ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो ये वाली हमारी राइमिंग स्कीम हर पैराग्राफ की, हर स्टेंजा की यही सेम रहेगी। और अब स्टेंजा फर्स्ट में जो आपके डिवाइसेस यूज हुए हैं, एक तो आपका है एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुआ है। एलिट्रेशन डिवाइस क्या होता है कि एक ही लाइन में एक जैसे कॉन्सोनेंट वर्ड से जब भी कोई वर्ड शुरू होता है तो वो एलिट्रेशन डिवाइस होता है। जैसे आप हिंदी में कहें तो अनुप्रास अलंकार। जैसे फर्स्ट लाइन में आया था ह्यूमिड हॉवर। ओके, तो दोनों में पहला जो हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है वो क्या है, एच। एच हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है, 2 बार आ गया ह्यूमिड हॉवर। दूसरी बार फिर स्टेरिस्फियर्स, तो एस 2 बार आ गया। फिर प्रेस पिलो, तो पी आया आपका, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। लाई लिसनिंग, तो एल जो वर्ड है वो भी 2 बार आ गया। 2 बार या उससे ज्यादा बार जब भी कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड जब रिपीट होता है तो वहां पे कौन सा डिवाइस हो सकता है, एलिट्रेशन डिवाइस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओनोमोटोपिया की। ओनोमोटोपिया जो वर्ड है ये होता है साउंड के लिए यूज किया जाता है। किसी भी वर्ड में किसी भी ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए जब हम किसी साउंड का यूज करते हैं उसमें, तो उसके लिए होता है। ठीक है, जैसे पैटर, बार बार वर्ड यूज हुआ है पैटर का। तो पैटर का मतलब क्या है कि बारिश की बूंदों की आवाज, साउंड ऑफ रेन। तो बारिश की बूंदों की आवाज के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, पैटर। तो यहाँ पे कौन सा हम अलंकार या डिवाइस कहेंगे, वो होगा हमारा ओनोमोटोपिया। इट इज द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रेन रूफ टॉप, यानी पैटर जो ही बारिश की बूंदों की आवाज। नेक्स्ट हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कौन सा डिवाइस होता है, मेलेंकली डिवाइस होता है, सॉरी मानवीकरण डिवाइस होता है। मानवीकरण में क्या होता है कि जब भी आप किसी वस्तु को या किसी भी निर्जीव चीज को या किसी एनिमल वगैरह को आप सजीव इसमें ह्यूमन बीइंग के रूप में आइडेंटिफाई करते हो, तो वहां पे आपका पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपने इसमें क्या लिखा है, डार्कनेस, मेलेंकली डार्कनेस। तो डार्कनेस को आपने क्या बना दिया यहाँ पे कि जो डार्कनेस है वो उदास है। अब डार्कनेस उदास थोड़ी हो सकती है, लेकिन डार्कनेस को क्या बना दिया यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग की तरह डिस्क्राइब किया है। तो इस वजह से वो क्या फील आ रहा है कि उसके इंसान होने का फील आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, वो है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो स्टेंजा 2 है। स्टेंजा 2 में भी एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुआ है। जैसे कि अब आप देखेंगे बिजी बीइंग, 2 बार बी भी यूज हो गया। देन देयर थ्रेड, तो टीएच 2 बार साउंड यहाँ पे रिपीट हुई है। रेन, रूफ, आर 2 बार साउंड रिपीट हुई है। तो यहाँ पर कौन सा डिवाइस है, एलिट्रेशन डिवाइस है। फिर दोबारा से सेकंड जो हमारा स्टेंजा है, ओनोमेटोपिया जो है
वो साउंड इसमें भी क्रिएट हुई है। टिंकल, टिंकल वर्ड जो है और वूफ वर्ड है वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी हम कौन सा डिवाइस कहेंगे या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, वो है ओनोमेटोपिया। पर्सोनिफिकेशन सेकेंड डिवाइस में, सेकेंड स्टैंजा में किसका किया गया है, मेमोरीज का, मेमोरीज का। ओके, रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वीव ड्रीम्स। जब वो कवि कहते हैं ना कि यादें अपना ताना बाना बुनती हैं, यादें थोड़ी कुछ बुनती हैं, इंसान बुनता है। तो यहाँ पे रिकलेक्शन यानी इंसान की यादों का मानवीकरण कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंजा थर्ड की। स्टैंजा थर्ड में भी एलिट्रेशन डिवाइस वही घूम फिर के वही 3-4 डिवाइस हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं। तो एलिट्रेशन डिवाइस कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे देखो, मेमोरी माय मदर। तो 3 बार एम 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 की साउंड रिपीट हो गई, तो एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके अलावा डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स, तो डी जो है वो 2 बार साउंड यहाँ पे रिपीट होती है, तो वो भी क्या हो गया हमारा, डार्लिंग ड्रीमर्स। तो ये भी एलिट्रेशन डिवाइस हो गया। थर्ड स्टैंजा में ओनोमेटोपोइया किसके लिए, वही पैटर के ही जो साउंड है वो बार बार यूज हो रही है। तो पैटर जहां भी वर्ड नजर आएगा आपका इस पॉइंट में, तो वो यही शो करेगा कि यहाँ पे ओनोमेटोपोइया जो डिवाइस है वो यूज हुआ है। ओके, with it we have complete the poem with the literary devices and the complete explanation of line by line Hindi also. Hope you understand the poem, and if you like the poem, please like and subscribe and share my channel more and more. Thank you. Have a nice day.